हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का आज महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विभिन्न कक्षाओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो जब बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया गया, किसी कक्षा का बोर रेडियस को पढ़ लिया गया, तब हमारे लिए सरल हो गया कि उस बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब चूँकि हम कई बात बोल चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि जो हाइड्रोजन बोर का जो भी एटॉमिक मॉडल है वो जनरली जो है उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। तो इसके बाद हम लिमिटेशन को पढ़ेंगे और यहाँ पास आप देखिएगा कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन जैसे अन्य छोटे परमाणुओं का ये जो सदृश हैं हाइड्रोजन के, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है बड़ी आसानी से कर देता है। ठीक है, तो उसी तारतम्य में जो आज हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो ये है सेंटर पार्ट नाभिक है जो धनात्मक है, और ये क्या है जो बोर के अनुसार बताए गए ये क्या है बोर कक्षाएं हैं, है ना। ये बोर कक्षाएं हैं लगातार, ये कितने भी हो सकती हैं, 8 तक जाती हैं, है ना। ये n बराबर 1 मान लेते हैं, n बराबर 2 मान लेते हैं, ये n बराबर 3 मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पास देखिएगा कि ये सब जो हैं, है ना, यहाँ पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है। तो सभी के लिए हमने बोर रेडियस को पढ़ लिया है, बोर त्रिज्या को पढ़ लिया है। तो उस बेसिस पर हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है जो किसी भी कोश में उपस्थित है ना। तो अब यहाँ पर हम 3 कोश इस चित्र में दिखाए हैं जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा है। हम ओवरऑल बात करते हैं कि nवीं कक्षा में कितनी ऊर्जा है, किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कितनी ऊर्जा है, उसी पर हमारा आज महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारा हेडिंग है, इसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो पर नज़रें बनाए रखिएगा और कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। ठीक है, हम गणितीय फार्मूला का डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि आखिर है कितनी, है ना। तो देखिए लिखते हैं, यदि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यदि nवीं कक्षा में, nवीं कैसे है कि हमें मालूम नहीं है कि किस में है, तो हम ओवरऑल सभी के लिए बात कर रहे हैं। एक ऐसे हम फार्मूला ला रहे हैं कि वहाँ पास n का वैल्यू रखते जाएंगे और वो मान हमको मिलते जाएगा, है ना। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देख पा रहे हैं En हो तो, ठीक है। ये लाइन किसी भी फार्मूला को हम डेरिवेशन करते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन है लिखते आ रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस अभी भी वही है। ठीक है, तो देखिएगा, यदि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En हो तो कुल ऊर्जा का आशय है उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम, है ना। मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा कहेंगे। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखिएगा हम सूत्र के रूप में धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा En इक्वल टू, कुल ऊर्जा की बात हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद है गतिज ऊर्जा जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Ke से, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब यहाँ पास जो स्थितिज ऊर्जा है उसको थोड़ा सा डायरेक्ट आपके पुस्तक में जब लिख देता है, स्थितिज ऊर्जा को डायरेक्ट पुस्तक में आप देखेंगे ऐसे लिखता है -ZE²/R। तो हमारे 11वीं स्टैंडर्ड के जो छात्र हैं कभी कभी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये अचानक से फार्मूला कहाँ से आ जाता है ना। तो थोड़ा सा इस फार्मूला को हम शॉर्ट में डेरिवेशन करते हैं कि ये फार्मूला आता कहाँ से है ना। तो देखिएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये कोई प्लस आवेश है ना, कोई प्लस कैपिटल Q आवेश है ना। तो ये ध्यान दिखिएगा कि प्लस कैपिटल Q आवेश का जो बिहेवियर है वो अपने में से विद्युत बल रेखाएं, ऊर्जा रेखाएं निकलता है, प्रसार होता है।
तो जहाँ तक उसका प्रसार हो रहा है ना, या जहाँ तक उन विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव है, उस पूरा एरिया को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युतीय अवस्था है जिसको विभव बोला जाता है ना, जिसको विभव को आप पिछले ये कक्षाओं में पढ़े होंगे, भी से डिनोट करते होंगे। तो मान लीजिए कि इसके वजह से, इस प्लस क्यू आवेश के वजह से कुछ एरिया ऐसे कवर किया है जहाँ तक इसके बल रेखाओं का प्रभाव है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, मैं जो चौक से पूरा कलर्ड किया हूँ, मान लेता हूँ कि प्लस कैपिटल क्यू आवेश से निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, उनका जो है एरिया यहाँ तक है, ये पूरा एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यहाँ पास कैपिटल क्यू कोई चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पास इसका पोटेंशियल कितना होगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं पीई का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, है ना, यहाँ पास लिख भी देता हूँ, ठीक है, मैं पीई का वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पास देखिएगा कि इस पर ये दोनों तो एक दूसरे को मतलब प्रभावित कर ही रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र में ये मौजूद है। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर मैं मान लूँ कि आर है, कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस प्लस कैपिटल क्यू आवेश के कारण इसके ऊपर विभव कितना है ना, तो इसके ऊपर जो विभव है, पोटेंशियल है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल का सूत्र, है ना। और उसके बाद देखिएगा किसी भी बिंदु पर, है ना, किसी भी बिंदु पर रखे आवेश Q का जो स्थितिज ऊर्जा है, देखिए क्या हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर, है ना, किसी भी बिंदु पर रखे आवेश स्मॉल Q का स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, वो जो होता है Pe इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी होता है। और आप यहाँ पास भी का मान देख रहे हैं, तो भी का मान आप क्या देख रहे हैं, आप भी का मान जो देख रहे हैं वो आपके सामने है कि क्यू भी, और भी का मान जो है यहाँ पास क्या है, क्यू बट्टे आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब मैंने इसके संदर्भ में बात किया, ठीक है, इसके संदर्भ में हमने बात किया, तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है, ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु का क्या है, नाभिक है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, जेड है, और एक प्रोटॉन पर आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इस प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज होगा वो जेड ई हो जाएगा, और जेड ई जो व्यवहार कर रहा है प्लस कैपिटल क्यू आवेश जैसा व्यवहार कर रहा है। और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है, और यहाँ पास R1 दूरी यहाँ है, लेकिन अगर हम nवीं कक्षा का बात कर रहे हैं तो n ले लेते हैं। Rn दूरी पर यहाँ पास क्या है, या R दूरी पर यहाँ पास क्या है, मतलब ध्यान दीजिएगा कि हमने Q दे दिया, और यहाँ पास जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का आवेश U है, वो किसके जैसा व्यवहार कर रहा है, स्मॉल q जैसा, तो यहाँ पास इसका आवेश क्या हो जाएगा, -c। तो यहाँ पास इस फार्मूला को देखिएगा थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q की जगह हमने लिख दिया ZE, गुणे Q की जगह हमने यहाँ क्या लिखा, स्मॉल q की जगह -e, तो इस, और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से r जो डिस्टेंस है, तो यहाँ लिखा जाएगा r, तो ये Pe इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZE का E से गुणा हो जाएगा, तो E स्क्वायर, और ये -r। तो यहाँ पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिए हैं तो देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए गौर से, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पास से, है ना, आगे देखते जाइएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया है हमारे पास, वो क्या है, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -ZE² आया है। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला आता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, ½ mv² होता है ना, यही है ना, जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v क्या है, उसका वेग है। ये बात क्लियर है, तो देखते जाइएगा, आगे गौर से आप देखते जाइए। अब यहाँ पास देखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है En, ठीक है, उसके इक्वल टू में क्या है, स्थितिज ऊर्जा Pe प्लस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ, Ke। तो Pe का वैल्यू जो आया है -ZE² बाई क्या आया है, R आया है, प्लस
काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया है 1/2 mv² आया है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है, यहाँ पास थोड़ा सा और हम एक और v के वैल्यू को रखेंगे। तो v का वैल्यू कहाँ से रखेंगे? आपको बताया गया था कि किसी भी कक्षा में, किसी भी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, और बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल, जिसको आप mv²/r कहते हैं, और इधर वाला ZE² बटे क्या था, r² था। याद आ रहा है ना? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यही था ना CGS पद्धति में, ZE² बटे r², और लगने वाला बल यहाँ पास क्या था, mv² बटे r। तो इस फार्मूला से हम यहाँ पास v² का मान निकालते हैं। तो चलिए v² का मान हम निकाल लेते हैं। तो v² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ZE²/r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। तो एक r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो शेष राशि बच रहा है ZE² बटे क्या हो जा रहा है, r, और यहाँ पास क्या हो जा रहा है, mv²। v को अपने जगह रखिए तो z का गुणा नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ZE² बटे क्या हो जाएगा आपका, mr हो जाएगा। और यहाँ पास आपका क्या बच जा रहा है, v²। तो यहाँ पास से v² के फार्मूला को लिखा जा सकता है। तो आगे देखिएगा, आगे जो हमारा फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, En इक्वल टू -ZE²/r आ जा रहा है, प्लस 1/2, और यहाँ पास क्या है, m है, और यहाँ क्या है, v² है, और v² के वैल्यू आपने क्या लिया है, ZE² बटे आपने क्या लिया है, mr लिया है। तो m से m तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तब आगे का स्टेप लिखेंगे, इधर वाला को फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, कर दें, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो यहाँ से मैं टोटल इधर डिलीट करता हूँ ताकि हमको लिखने में ज़्यादा आसानी हो, है ना। तो देखते जाइएगा, गौर से देखते जाइएगा। डायग्राम को भी मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ने पर फिर से हम बना लेंगे, है ना। देखिएगा क्या आया था, वहाँ रख दिए हैं, वैल्यू को रख दिए हैं। तो आगे देखिएगा, आगे गौर से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पास, En इक्वल टू, गौर से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो बच जा रहा है -ZE² क्या बच जा रहा है, r बच जा रहा है, और यहाँ पास क्या बच जा रहा है, प्लस 1/2, और क्या बच जा रहा है, ZE²/r। यहाँ भी बच रहा है ZE²/r बच जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास आप देखिएगा कि एक फ्रैक्शन भिन्न ये है और एक फ्रैक्शन ये है भिन्न, है ना। तो यहाँ पास देखिएगा कि इनका जो हर है, यहाँ r है और यहाँ 2r है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। एकदम सिंपल तरीके से अपन बनाते हैं। दोनों को कैसे बराबर करें कि En हो गया माइनस 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2 से नीचे भी गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पास देखिए ZE² पहले ही से है, और यहाँ पास 2r ऑलरेडी है, 2r, ये दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हल करना और इजी हो गया। तो En इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा En इक्वल टू हो जाएगा कि दोनों में देखिए, इसमें और इसमें कि कॉमन चीज क्या है। तो आप देखेंगे कि ZE² 2r इसमें भी है, ZE² 2r इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लिया जाए। तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ZE² क्या हो जाएगा, 2r। तो इसके जगह टोटल क्या बच जा रहा है, इसके जगह यहाँ क्या बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। ये तो बात क्लियर है ना। यहाँ पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास थोड़ा सा अपन क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बार और, यहाँ पास ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इनका तो दोनों का तो क्या हो गया, हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो डायरेक्ट ऊपर की चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 2r का LCM क्या होगा, सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, -2ZE² प्लस ZE², और नीचे क्या हो जाएगा आपका, दोनों का जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब यहाँ पास से देखिएगा, यहाँ पास जो है ये कितना ZE है, 1 ZE है, और यहाँ पास कितना ZE है, 2 ZE है। तो 1 ZE में से 2 ZE को घटाना है, तो -1 ZE बचेगा। आप एक बार गौर से देखिए कि अगर मैं ZE² को कॉमन ले लेता हूँ, ZE² और ZE² को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ इन ब्रैकेट क्या बचेगा, -2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, +1, और बट्टे में तो आपका 2r ही है, 1 में से 2 जा रहा है तो -1 बचेगा। तो ZE² बट्टे क्या हो जाएगा आपका ये 2r।
तो जब यहाँ से हल करेंगे तो ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ें तो इधर वाले को डिलीट कर दे रहे हैं, इधर वाले को आप लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो देखिएगा आगे इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं ताकि आगे थोड़ा सा और हम प्रयोग कर सकें। चलिए डिलीट करता हूं इसको मैं, है ना। उसके बाद देखिएगा आगे, देखिएगा परंतु बोर त्रिज्या, है ना, याद आ रहा है, परंतु कक्षा की बोर त्रिज्या या बोर त्रिज्या मैं सीधे लिख दे रहा हूं, है ना। बोर त्रिज्या, कक्षा की बोर त्रिज्या से क्या हो जाएगा, देखिएगा कक्षा की जो बोर त्रिज्या आप पढ़ के आए थे आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और जेड पढ़े थे, याद आ रहा है, बोर त्रिज्या में यही पढ़े थे ना, हाँ याद आ रहा है आपको। तो अब तो देखिए समीकरण 1 में इस रेडियस के जगह उस वैल्यू को लिखा जा सकता है, तो मैं लिख देता हूं। तो टोटल एनर्जी ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और 2 के बाद क्या है आर, और आर के बाद क्या है देखें आप, आर के बाद है एन स्क्वायर और क्या है एच स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो देखिएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इन डिफरेंट ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट क्या हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड ई स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिएगा ये वाला पूरा गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड। नीचे में क्या रह जा रहा है, तो नीचे में ही आपका क्या रह जा रहा है 2 और यहाँ पास क्या हो जा रहा है आपका एन स्क्वायर और यहाँ क्या हो जा रहा है एच स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जा रहा है, ये भी जान रहे हैं 2 दूनी 4। इधर का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया है। आगे देखिए, आगे देखिएगा पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको सब चीज़ ऐसा ही याद हो जाएगा। तो देखिएगा इसको सुधार के लिए अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पास एक कट के बचा है, पहले देखिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, याद रखने लायक लिखते हैं तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 2, तो लिख दिए 2, फिर क्या है पाई स्क्वायर, हमने लिख दिया पाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है m, लिख दिया हमने m। उसके बाद क्या है ई स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहाँ पास ई स्क्वायर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर 4 और यहाँ पास है जेड और यहाँ पास है जेड, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और क्या है एच स्क्वायर, इतना ही बचा है ना। हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि जो हम पूरा जो बोर कक्षा का त्रिज्या और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम ई के पावर में 4 और Z का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है और नीचे में क्या हो जा रहा है एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो जा रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट बोर के अनुसार ये एनर्जी का फार्मूला आ गया, ठीक है। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं तो और भी मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर वाले को हम डिलीट अब करते हैं, है ना। तो देखिएगा जब आगे बढ़ेंगे तो गौर से देखिएगा आगे क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं ये पूरा जो निकाला गया है CGS पद्धति में निकाला गया था, वैल्यू भी हम क्या में निकालेंगे CGS पद्धति में ही इसका निकालेंगे, है ना। तो छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है ना। तो देखिएगा जब हम इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे कि परंतु या चूंकि जो आप लिखते हैं पाई का वैल्यू आप जानते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14, बताने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये भी जानते हैं। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 ×
10 के घात माइनस 10 ESU। CGS पद्धति में प्लांक कांस्टेंट H इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 27 अर्ग सेकेंड। यही है ना, ये आपका क्या हो गया अर्ग सेकेंड। अब देखिएगा इस फार्मूला में इन सब मानों को रखते हैं तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, वहाँ है पाई, पाई का वैल्यू आया है 3.15 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है m है और m का वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। उसके बाद वहाँ पास इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 4.8 गुणे 10 के घात माइनस 10 और ये वाला जो हो जाएगा पावर में 4। यहाँ पास आइए तो यहाँ पास है आपका n स्क्वायर और h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है, तो h स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और इसके पावर में क्या है 2 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। उसके बाद इधर हम बढ़ेंगे बोर्ड के राइट साइड में, तो देखिएगा गौर से देखते जाइएगा, सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सबको सीखना है धीरे धीरे। तो यहाँ पास से देखिएगा, नजरें बनाए रखिएगा, यहाँ पास से देखिए, जो आप परंपरागत गणित जानते हैं उसी के तरीके से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको कैलकुलेशन को सरल करने का कोशिश कीजिए। हम ऐसा कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसका इजी वे जो है ना उसको देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3.14 का पावर में 2 है, तो 3.14 को 2 बार लिखा जा सकता है, 3.14। उसके बाद देखिएगा 9.1 गुणे 10 के घात 28 ग्राम, 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 28 ग्राम। अब 4.8 गुणे 10 के घात 10 में देखिए पावर में 4 है, तो 4.8 गुणे 4.8 गुणे 4.8 गुणे 4.8, ठीक है, 4 बार लिखा जा सकता है, उसके पावर में 4 है तो, और उसके घात को लिख दीजिए माइनस 10 चौको 40, है ना, 10 चौको 40। नीचे आएंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, नीचे है आपका n स्क्वायर और h स्क्वायर और h के पावर में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 6.62 गुणे 6.62 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 27 दूनी 54 54, ये हो जाएगा 10 के घात माइनस 54। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो इसको हल कर, जो मतलब इसको जो हल करने का यहाँ तरीका है, छोटे छोटे राशियों को, जैसे सम नंबर है, ये सम नंबर है, तो इसको किसी सम नंबर से काट दीजिए, मतलब जितना डिजिट छोटे हैं उसको कीजिए, और जो ट्रिकी हल है उसको करने सीखिए, है ना। तो यहाँ पास हम ट्रिकी हल करेंगे तो समय भी मतलब फिलहाल जो है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर सब कर करके बताएंगे इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको कि 2 का गुणा 3.14 से, फिर इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इन सब का गुणा इससे, 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 इससे कर दीजिए। तो जब करेंगे तब क्या आ जाएगा, आपका फार्मूला में आगे बढ़ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En बराबर माइनस, जब पूरी इन राशियों को गुणा करेंगे, पहले तो कुछ चीज़ को आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं। यहाँ 40 है, अगर मैं इसको 10 के घात माइनस 40 से 10 के घात माइनस 54 को काट दूँ तो यहाँ 10 के घात माइनस 14 बचेगा, और 10 के घात माइनस 14 से इसको काट दूँ 28 को, तो यहाँ 10 के घात माइनस 14 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर इसको मैं टोटली गुणा कर देता हूँ तो जो वैल्यू आने जा रहा है हमारे पास, वो वैल्यू आने जा रहा है 95,256.72। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर इनका गुणनफल इससे, फिर इनका इससे, 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 तो इतना आएगा। और 6.62 का गुणा 6.62 से करेंगे तो ये गुणा आ जाता है 43.82 आता है, ठीक है। और भाग में जो बचा है यहाँ घात में, वो 10 के घात माइनस क्या बचा है 14 बचा है। इस पूरी संख्या को इससे भाग दीजिए, तो इस पूरी संख्या को इससे भाग देंगे तो जो भागफल आ रहा है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आ रहा है माइनस, है ना, वो आ जा रहा है आपका 2173.8 गुणे 10 के घात माइनस 14, है ना। अब ये जो डेसिमल है इसको इधर ले जाइए तो इसका ऋणात्तर घात कम होता है ना,
तो ऋणात्तर घात, और यहाँ पास देखिए भाई एन स्क्वायर बचा हुआ है, इसको भूल रहे हैं, बट्टे में क्या है एन स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा -2.173, है ना, और ये हो जाएगा आपका, मतलब ये डेसिमल को 3 डिजिट इधर लाए हैं, ये 10 के घात में माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सब चीज़ के आंकड़े को एकदम एक्चुअल डेसिमल के बाद 3-3 अंक लिखते तो लगभग ये बुक में जो आया है 2.179 आया है, ठीक है, तो लगभग वही है ना। तो ये फार्मूला आ रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो होता है अर्ग पर एटम। अब अर्ग पर एटम का आशय है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं में ही जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो लागू होता है, मतलब जिसमें जनरली एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लिथियम पर प्रयोग करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, बल्कि लिथियम 2+ पर होगा, जो हाइड्रोजन के सदृश से दिखाई देते हैं, क्योंकि लिथियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऑलरेडी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और वहां से अगर गणना करते हैं तो वो आ जाता है कि इतना अर्ग पर एटम, मतलब उस एटम के इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो ये है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि बुक का जो लास्ट जो लाइन है वो दिया है कि यहाँ एनर्जी जो अर्ग पर एटम है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो उसको हम उसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो डिलीट कर देने रहे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उधर वाला पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं। तो देखिएगा इधर वाला पार्ट को डिलीट कर रहे हैं तो आगे क्या बचता है, गौर से देखिएगा। एक अर्ग बराबर जो होता है वो होता है एक अर्ग बराबर, एक अर्ग इक्वल टू होता है 6 कितना होता है, एक अर्ग बराबर होता है 6.249 गुणे 10 के घात 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पास क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ई एन इक्वल टू 2.173 इंटू 10⁻⁻11 गुणा हो जाएगा 6.249 गुणे 10 के घात 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और बाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। 11 से 11 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका गुणा ये 6.249 से होगा, तो ये आ जाता है ई एन इक्वल टू -13.61, इतना ही आता है ना, 13.61 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होता है 9वीं कक्षा में किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होता है एनर्जी का फार्मूला है। क्लियर हो गया है बात, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अपने आप ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि टोटली इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।